everyone, welcome back to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the second part of the lesson quality. In our previous lesson, we had discussed the first part of the lesson and today we will do the second part, but before discussing the second part, let us have a quick recap of the things that we had discussed in our previous class. Okay? So, the lesson quality is about a person, a shoemaker, Mr. Gessler. He is a German shoemaker and he has a shop in a very posh area of London, a very fashionable area of London. And as the name suggests, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है हमारे लेसन का क्वालिटी, उससे समझ में आता है कि ये जो शू मेकिंग, अगर ये शू मेकर के बारे में है तो वो उसकी क्वालिटी से रिलेटेड होगी, जो भी होगी स्टोरी. और हमने देखा कि उसके जो शूज़ वो बनाते हैं दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. ठीक है. और उसमें जो तो हमने पढ़ा था कि मिस्टर गेस्लर जो है वो ही इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट and he used to make the boots of narrator's father also, and he lived with his brother and the shop had no signboard. उनके शॉप में कोई साइन बोर्ड नहीं थी. मैंने उस दिन भी बताया था. इसका मतलब क्या है कि वो अपनी बूट्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, वो अपने काम की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, बस वो अपना काम करते थे. वो बहुत ही पैशनेट थे अपने काम को लेकर के. उसके एडवर्टाइजमेंट से उन्हें कोई मतलब नहीं रहा करता था और वो सिर्फ एडवांस ऑर्डर्स के ही बूट्स बनाते थे. पहले से कोई बूट बना के नहीं रखा रहता था और उसे वो सेल नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि वो पैरों को देख करके बूट्स बनाने पे विश्वास करते थे. वो चाहते थे कि उनके कस्टमर्स को बूट्स जब पहने तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. सो द नैरेटर डिड नॉट नीड टू गो टू हिज शॉप वेरी ऑफन. और उनके शूज़ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा चलते थे, बहुत टिकाऊ हुआ करते थे, इसीलिए नैरेटर को बहुत ज़्यादा उनकी शॉप में जाने का मौका भी नहीं लगता था. कस्टमर्स गोइंग टू जेस्लर सैट ऑन अ वुडन चेयर एंड वेटेड. और वहाँ पे जो कस्टमर्स जाते थे तो उनको बहुत अच्छे से, जैसे कि आजकल की शॉप्स में होता है, कस्टमर्स को लोग बाहर से ही एंटरटेन करना शुरू करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो है वो हमेशा हमारे साथ ही रहे और इसके लिए वो उन्हें बहुत मीठी मीठी चाहे बातें करते हैं. लेकिन मिस्टर जेस्लर की शॉप में ऐसा कुछ भी नहीं था. जो कस्टमर होते थे उन्हें वुडन चेयर पे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता था, जैसे कि एक चर्च में जाने पर हमें वेट करना पड़ता है. ठीक है. नैरेटर वांटेड अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. जेस्लर शोड हिम अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. तो जब नैरेटर वहाँ पे जाता है तो उसमें इस स्टोरी में जो पहला ऑर्डर है वो जो दे रहा है, इट इज़ अबाउट अ रशियन लेदर बूट्स. और वो उसे जब सुनता है तो वो बहुत ही खूबसूरत सा एक लेदर जो है, गोल्ड लेदर लेकर के आता है उसके लिए. ही सीम्ड यूज्ड टू ड्रीम ऑफ बूट्स. और मिस्टर जेस्लर का जो अपीयरेंस है वो ऐसा है कि उनको देख के लगता है कि वो हमेशा अपने काम में मग्न रहते हैं. ही इज ऑलवेज इन द ड्रीम्स ऑफ हिज बूट्स इटसेल्फ. ओके. तो उसके बाद मिस्टर जेस्लर जो है वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे. हमने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस उन्होंने ऑर्डर लिया, ऑर्डर कब वो देंगे इसके बारे में बोल दिया और उसके बाद फिर वो अपने काम में लग जाते थे. लेकिन एक बार जब ऑथर जो है, नैरेटर जो है, वो उनकी शॉप में किसी दूसरे जगह के जूते पहन के चले जाते हैं, किसी दूसरे जगह की बूट्स पहनकर चले जाते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है, निराशा होती है कि उनके कस्टमर्स जो हैं, और तब वो पूरा खुल के उन्हें बताते हैं कि कैसे उनके कस्टमर्स जो हैं वो दूसरी जगह जा रहे हैं. और इसलिए वो दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा काम मिल रहा है, वहाँ पे परफेक्शन मुझसे भी अच्छी है. वो इसलिए दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो बड़े बिग फर्म्स हैं उनसे वो बहुत नाराज़ है. मिस्टर जेस्लर जो है वो बिग फर्म्स से उनकी नाराज़गी है और वो नाराज़गी इस वजह से है क्योंकि जो बिग फर्म्स हैं वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देती है बल्कि अपनी एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देती है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. ठीक है. तो इन चीज़ों से उन्हें बहुत प्रॉब्लम थी और ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपना डिस्कस किया और नैरेटर के साथ. और नैरेटर जो है वो काफ़ी दुखी होते हैं इन सब चीज़ों को सुन के. क्यों? क्योंकि नैरेटर को उनके क्वालिटी, शूज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी और नैरेटर जो है हमेशा उन्हीं की दुकान से ही जूते खरीदा करते थे, बनवाया करते थे. आई वुड मीन टू से
तो उस दिन उन्होंने उससे बहुत सारी बातें की और उसके बाद नैरेटर ने उनसे बहुत सारा जो है ऑर्डर दिया। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट आज पढ़ेंगे। इट वॉज मैनी मंथ्स, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेसन का जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. तो बहुत महीनों के बाद मैं उनकी शॉप में गया, ठीक है, और this time it appeared to be his elder brother. तो उस दिन वो दुखी थे। इससे पहले जब हमने पढ़ा था लेसन तो उसमें पढ़ा था कि he was sad because of by seeing the shoes of the other company that was not good. And the narrator was wearing it, and today he was sad. Why? Because of his elder brother. तो वो बहुत, मैंने जैसे कहा कि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, पर्सनल बातें तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, बट उन्होंने क्या बताया, मिस्टर जेस्लर ने नैरेटर को बताया कि वेल मिस्टर जेस्लर, आई सेड हाउ आर यू। तो जब मैंने उन्हें कहा कि आप कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि आई एम प्रेटी वेल। प्रेटी का मतलब है यहाँ पे क्या, प्रिटी, pretty well. I am pretty well. He said slowly. धीरे से उन्होंने कहा, but my elder brother is dead. कि मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है। बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं करने वाले इंसान थे मिस्टर जेस्लर, पर उन्होंने ये बात ऑथर को बताई। ठीक है, and I saw that it was indeed himself, but how aged and wan, and never before I had heard him mention his brother. और तब मैंने देखा कि मिस्टर जेस्लर जो हैं, मुझे बहुत दुख हुआ मिस्टर जेस्लर के बड़े भाई की मौत की खबर सुन के। अबाउट हिज द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ मेड मी वेरी सैड, एंड आई जस्ट सॉ हिम, एंड व्हाट आई सॉ इज इवन मिस्टर जेस्लर हैज़ बिकम वेरी ओल्ड एंड वैन। वो भी बहुत ज़्यादा एजेड हो गए हैं, बहुत वैन हो गए हैं। एंड नेवर बिफोर आई हैड हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। और इससे पहले उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा पर्सनल बात नहीं करते थे मिस्टर जेस्लर, तो इससे पहले उन्होंने कभी अपने ब्रदर की बात मेंशन नहीं की थी। आज उनकी डेथ पे ही उन्होंने उनकी बात की है। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। तो मुझे बहुत शौक हुआ और मैंने उनको कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ ये सुन करके कि उनकी डेथ हो गई है। यस, ही आंसर्ड। तो वो कहता है कि हाँ, ही वॉज अ गुड मैन एंड ही मेड गुड बूट्स। बूट क्या है यहाँ पे, बूट्स है, बूट्स जूते, ठीक है। तो ही सेड कि हाँ, अच्छे इंसान थे और वो बहुत अच्छे बूट्स भी बनाया करते थे, बट ही इज डेड एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने अपने सिर को ऐसे छुआ जहाँ पे बहुत ही कम हेयर्स थे, वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर। और वो इतने ही कम हो गए थे जैसे कि उनके भाई के सिर पे कम बाल थे। तो वो ये कहना चाहते हैं, वो टू इंडिकेट, और वो बालों को इसलिए छू रहे थे, वो ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि मेरा भाई तो चला गया, माई ब्रदर इज नो मोर, एंड इवन आई विल गो समडे, क्योंकि मैं भी अब उनके जैसा ही हो गया हूँ। दैट मीन्स ओल्ड एंड वैन। ओके, आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स। तो वो बस ये इंडिकेट करना चाहते थे कि उनकी डेथ हो गई है और अब मेरी भी हो सकती है। फिर वो पूछते हैं नैरेटर से कि डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको कुछ बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस। और उन्होंने क्या किया, एक लेदर उठा के अपने हाथ में और दिखाया और बोला कि देखिए ये बहुत ही ब्यूटिफुल पीस है। तो इट्स का क्या होगा मतलब, इट्स अ ब्यूटिफुल बीस। बीस मीन्स पीस, PIECE, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस। ओके, आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर आउट ऑफ सिंपैथी। नैरेटर ने फिर बहुत सारे जूते जो है वो ऑर्डर दे दिए। उन्हें बहुत दुख हुआ उसके ब्रदर की डेथ की खबर सुन के, और फिर आउट ऑफ सिंपैथी ही ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और बहुत टाइम लगा उनके आने में। क्यों बहुत टाइम लगा, क्योंकि जो नैरेटर जो मिस्टर जेस्लर हैं
वो बहुत टाइम लगाते थे, वो अपना काम बहुत ही बारीकी से करते थे और इसीलिए उन्हें बहुत समय लगता था उसको कंप्लीट करने में, और इसीलिए उन जूतों को आने में बहुत दिन लग गए। लेकिन जब वो जूते आए तो नो डाउट दे वेयर परफेक्ट एंड दे वेयर टू गुड, बेटर देन बिफोर, ठीक है, एंड सिंपली कुड नॉट बट दे वेयर बेटर देन एवर। वो बहुत ही सुंदर थे एंड वन कुड सिंपली नॉट वेयर देम आउट, और ऐसे थे जो कोई ऐसे ही नहीं पहन के उसको खराब कर सकता है, बहुत ही खूबसूरत। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और इसके बाद मैं कहाँ चला गया, अब्रॉड चला गया। नैरेटर जो है इस इंसिडेंट के बाद जब जूते आ गए तो इसके बाद नैरेटर जो है वो अब्रॉड चले जाते हैं। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। 1 साल हो गया, मैं फिर से लंदन वापस आया, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और जब मैं लंदन वापस आया तो जो पहला काम था मैंने किया वो क्या था कि अपने फ्रेंड की दुकान में जाना, मिस्टर जसलर की दुकान में जाने का काम मैंने किया। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। मैंने क्या किया था, जब मैं बाहर गया था तो मैंने एक आदमी को, जब मैंने आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, एक 60 ईयर्स के पर्सन को मैं यहाँ लंदन में छोड़ के गया था। ये मिस्टर जसलर की बात कर रहे हैं ऑथर। आई केम बैक टू द वन ऑफ 75, और अब जब वापस आया हूँ तो वो कितने ईयर्स के हो गए हैं, 75। इसके ऊपर के सेंटेंस में नैरेटर कहते हैं कि इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, यानी करीब 1 साल के बाद ही वो लंदन वापस हो गए। लेकिन क्या कह रहे हैं कि 60 साल के बूढ़े को छोड़ के गया था जो कि अब 75 का हो गया है। दैट मीन्स इन्हीं 1 सालों में ही, विद इन दीज 1 or 2 ईयर्स, मिस्टर जेसलर जो हैं वो 15 साल बूढ़े दिख रहे हैं। उनकी ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो 15 ईयर्स ओल्ड जो हैं वो दिख रहे हैं। एंड पिंच्ड एंड वॉर्ड, वो एकदम मतलब वीक, एकदम जर्जर ऐसे हो गए हैं। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं, ठीक है। जेन्युइनली का मतलब होता है रियली, ठीक है। तो उन्होंने, ऐसा कंडीशन हो गया था कि वो तो मुझे पहचान भी नहीं रहे थे, ठीक है, उनको भूल गए थे। नैरेटर की इनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी और नैरेटर उनको याद ही नहीं थे। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, वो कहते हैं मिस्टर जसलर कि क्या आपको बूट्स चाहिए। आई मेड देम क्विकली, आई कैन मेक देम क्विकली, यानी मैं उसे बहुत जल्दी बना सकता हूँ, बिकॉज दिस इज, इट इज अ स्लैक टाइम। स्लैक का मतलब होता है स्लैक, स्लैक का मीन्स होता है फ्री टाइम। मेरे पास अभी बहुत सारा फ्री टाइम है, इसलिए मैं बूट्स बहुत जल्दी बना दूंगा, क्या आप थोड़े से बूट्स जो हैं वो बनवाएंगे। आई आंसर्ड, प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। और आउट ऑफ सिंपैथी, उसके काम को लेके, चाहे उनकी कंडीशन को लेके, नैरेटर जो है वो बहुत सिंपैथेटिक है, और वो आउट ऑफ सिंपैथी वो उनको कहते हैं कि हाँ हाँ मैं बहुत सारे जूते बनवाने हैं मुझे, प्लीज आई वॉन्ट बूट्स ऑफ एवरी काइंड, बूट्स ऑल अराउंड, सब तरह के जूते मुझे बनाना है, ठीक है। I had given those boots up when one evening they came. तो मैंने सोचा कि अब वो जूते नहीं आएंगे, जो उस दिन मैंने ऑर्डर दे के आए थे, मैंने सोचा कि अब वो जूते नहीं आएंगे। लेकिन एक दिन when one evening they came, लेकिन वो जूते आए। गिवन अप का मतलब होता है I have given those boots up, तो गिवन अप का मतलब होता है किसी चीज़ की जब हम आशा छोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं गिवन अप, ओके। तो उसी इवनिंग वो वापस आए जूते, लेकिन मैंने सोचा था कि वो नहीं आएंगे, वो नहीं बना पाएंगे। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, और एक एक करके मैंने सारे जूते जो हैं वो ट्राई किए, और टू माई सरप्राइज वो जूते जो थे वो बहुत ही बढ़िया थे। क्यों? क्योंकि मिस्टर जेसलर जो है वो इतने ओल्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है उसमें कोई कमी नहीं है। क्वालिटी जो शूज़ की है वो वैसी की वैसी ही है। इन शेप एंड फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वेयर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। शेप में, फिनिश में, क्वालिटी में, हर चीज़ में जो था
वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का था। खुद इतने वर्न आउट हो गए हैं, 60 साल में 61 साल में वो 75 ईयर्स के दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो स्किल है वो और भी अच्छा से अच्छा होता जाता है। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक। मैं बहुत खुश हुआ जूतों को देख करके और मैंने जाके एक चेक लिखा और उनको पोस्ट कर दिया विथ माई ओन हैंड। मेरे खुद के हाथों से मैंने उसको क्या किया, पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो गिवन अप का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है थॉट दे वुड नेवर कम। गिवन अप मतलब क्या, सोचा कि अब वो कभी भी नहीं आएंगे। अ वीक लेटर, इसके बाद जूते आ गए, मैंने चेक भी पोस्ट कर दिया। एक हफ्ते के बाद पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, जब मैं वहां से पास कर रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनको बता देता हूँ, वो खुश हो जाएंगे जान करके कि जो उन्होंने मुझे बूट्स दिए थे वो बहुत ही अच्छे फिट हो रहे हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, द नेम वाज गॉन। लेकिन जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी शॉप के नाम जो है वो अब वहाँ पे नहीं है। शॉप तो वही है बट नेम जेस्लर ब्रदर्स, वो नेम जो है वो वहाँ से हट गया है। ठीक है, मिस्टर जेस्लर इन। फिर मैं शॉप में झांक के मैं पूछता हूँ कि मिस्टर जेस्लर हैं? नो सर, ही सेड। ओके, आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड। तो फिर मुझे बहुत अजीब लगा कि ये क्या, ठीक है, उनकी शॉप का नाम भी नहीं है, क्या हुआ आखिर। तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब जब अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे मिस्टर जेस्लर नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि एक यंग मैन दिखता है और वो जर्मन नहीं है। मिस्टर जेस्लर वॉज अ जर्मन और यहाँ पे जो पर्सन है वो जर्मन नहीं है, ही इज़ एन इंग्लिश मैन। ओके, तो वहाँ पे मैं उनको पूछता हूँ कि मिस्टर जेस्लर इन। तो मैं उसको पूछा कि मिस्टर जेस्लर हैं? तो वो कहता है कि नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। वो तो नहीं है, लेकिन आपको जो भी चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने इस शॉप को टेक ओवर कर लिया है। ओके, यस बट मिस्टर जेस्लर बोलता है कि हाँ ठीक है, आपने टेक ओवर कर लिया है, वेरी गुड, लेकिन मिस्टर जेस्लर ये कहाँ है? ओह, ही आंसर्ड, डेड। वो क्या कहता है कि मिस्टर जेस्लर इज डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। तो वो कहता है कि लेकिन मुझे तो लास्ट वीक ही वेंसडे को ये बूट्स मिली थी, उनकी बनाई हुई बूट्स जो हैं मुझे लास्ट वेंसडे को ही मिली थी, और आज आप कह रहे हैं कि ही इज डेड ओनली जस्ट अ वीक बिफोर। वो जिंदा थे और वो अभी नहीं है। तो जो वो इंग्लिश मैन है शॉप में, वो कहता है कि ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। वो आदमी जो था बेचारा मिस्टर जेस्लर, अपने आप को वो क्या करता था, घंटों भूखे रखता था। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। और उनकी डेथ की कारण भी थी, डॉक्टर ने कहा कि उनकी डेथ की कारण क्या थी, स्टारवेशन। स्टार्विंग मतलब क्या होता है, जब हम भूखे रहते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टारवेशन, स्टार्विंग। ओके, जैसे कि बोलते हैं ना हिंदी में मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, आई एम स्टार्विंग। ओके, तो वो कहता है कि स्लो स्टारवेशन थी जो मौत का कारण थी, मिस्टर जेस्लर के मौत का कारण थी। यू सी he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. तो क्या करते थे काम के लिए, तो वो बहुत पैशनेट थे, वो हम जानते ही हैं, और वो अपनी जो बूट्स थी उसको, शॉप जो थी उसको हमेशा खुला रखते थे, चाहे कोई कस्टमर आए चाहे कोई कस्टमर ना आए, उनको उससे कोई मतलब नहीं था, बस वो अपना काम करते रहते थे। When he got an order, he took him such a time. और जब भी उनको कोई ऑर्डर मिलता था तो बस वो उस ऑर्डर में क्या करते थे, खो से जाते थे। उस ऑर्डर को बनाने में, जब भी कोई बूट बनाने का ऑर्डर आएगा उसमें वो खो जाते थे। People won't wait. लोग जो थे इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छा बनाने के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम चाहिए, और टाइम लोगों के पास नहीं रहता था। He lost everybody. एवरीबडी से मतलब है इनका कस्टमर, और इसी वजह से इनके सारे कस्टमर्स जो हैं वो धीरे धीरे करके टूट गए, वो दूसरे शॉप्स पे चले गए। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो यहाँ पे
ऐसे ही बैठे हुए शूज़ बनाते रहते थे और अपने सारे कस्टमर्स को दूसरी जगह जाते हुए बेचारे देखते रहे। I will say that for him, not a man in London made a better boot. और मैं भी कहता हूँ, उनके लिए ये बात मैं भी कहूँगा कि उनके जैसे शूज़ जो हैं इस लंदन में कोई भी नहीं बनाता है। Not a man in London will made a better boot than him. But look at the competition. लेकिन competition इतना ज़्यादा है। He never advertised. और इन्होंने कभी अपने जूतों की एडवर्टाइजमेंट भी नहीं की, कभी कोई प्रचार नहीं किया कि हाँ मैं इतने अच्छे जूते बनाता हूँ, चाहे मेरे जूते पहन के देखो, भले ही मैं देर से बना रहा हूँ लेकिन मेरी क्वालिटी तो देखो। Would have the best leather too. कभी एडवर्टाइज नहीं किया, सबसे बेस्ट लेदर यूज करते थे, भले ही वो लेदर से उनको ज़्यादा इनकम हो चाहे ना हो, एंड टू ऑल हिमसेल्फ, और सारी काम वो खुद ही करते थे। शूज़ बनाने का जितना भी काम था वो क्या करते थे, खुद ही करते थे। वेल देयर इट इज, और इसी वजह से ये चीज़ें जो हैं हुई। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडियाज़, और अगर इस तरह से कोई अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में ही समेट ले तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है। तो ऑथर को तो बिल्कुल बिलीव नहीं होता है, वो कहता है कि व्हाट, स्टारवेशन, किसी की भूखे रहने से भी मौत हो सकती है। स्टारवेशन, कितने दिन कोई भूखा था। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी, तो वो कहता है कि हो सकता है कि ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगे, ठीक है। एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ हु वाज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज्ड टू वॉच हिम। लेकिन अगर मैं कहूँ तो वो अपने बूट्स के साथ दिन रात बैठे रहते थे, ठीक है। अगर उन्हें कोई ऑर्डर मिल जाए तो उसको बस वो बनाते रहते थे जब तक कि वो बहुत अच्छे से परफेक्ट ना बन जाए, ठीक है। और मैं उन्हें डे नाइट, मैंने उनको ऐसे ही वॉच किया है। आई यूज टू वॉच हिम, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट। और बूट्स बनाने में जब वो एक बार लग जाते थे तो वो खाना भी नहीं बनाते थे, खाना भी नहीं खाते। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस। कभी कभी तो ऐसी भी कंडीशन होती थी कि उनके घर में एक पैसा भी नहीं होता था। ऑल वेंट इन रेंट, क्यों? क्योंकि सारा पैसा वो रेंट में दे देते थे और बूट्स बनाने के लिए जो लेदर होता है उसको खरीदने में ख़त्म कर देते थे, ठीक है ना। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और बहुत बार ऐसा होता था कि उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। रेगुलरली लेट हिज फायर वेंट गो आउट, दैट मीन्स कि बहुत बार ऐसा होता था कि घर में चूल्हा भी नहीं जल रहा है। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, और ऐसे कैरेक्टर थे वो, ठीक है। ही इज़ अ वेरी रिमार्केबल कैरेक्टर, लेकिन जूते वो बहुत ही अच्छे बनाते थे। एंड द नैरेटर सेड कि यस ही मेड गुड बूट्स, एंड रियली नैरेटर को भी लगता है कि वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। ओके, सो विद दिस द स्टोरी एंड्स। It was a very emotional and very touchy story of a very great man, a very great artist, and I really think all of you like the story. So let's get on with the other things. तो अब हम डिस्कस करते हैं the theme of the story. The story written in first person narrative form and unknown narrator's perspective is a beautiful depiction of today's cruel reality. आज की जो क्रूअल रियलिटी है उसको इस स्टोरी में दिखाया गया है। आजकल हर चीज़ जो है वो किस पे चलती है, एडवर्टाइजमेंट पे चलती है, और अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है। ये चीज़ हो गया है आजकल, ठीक है। जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता है वो नहीं बिकता है। और ये चीज़ जो है ये क्वालिटी वाली स्टोरी के मिस्टर गेस्लर के ऊपर एकदम फिट बैठती है, और ये आज की क्रूअल रियलिटी भी है। जो दिखता है वही बिकता है। द प्लॉट इज सेट ऑन टू ट्रेडिशनल जर्मन शू मेकर्स हु डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। तो ये जो शू मेकर्स थे इन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी क्वालिटी को लेकर के और अपने क्राफ्टमैनशिप को लेके, अपने आर्ट को लेकर के, और इसका क्या रिजल्ट हुआ कि वो दोनों ही वैसे ही ख़त्म हो गए, लाचार, बेबस। और लोग जो है वो क्वालिटी के पीछे नहीं जा रहे हैं आजकल, बल्कि किसके पीछे जाते हैं,
एडवर्टाइजमेंट के पीछे जाते हैं और ये एक मेन रीज़न था। इनकी जो स्किल है वो उनके साथ ही ख़त्म हो गई, इसका मेन रीज़न है। The story shows what our business world has become now. स्टोरी जो है वो दिखाती है कि कैसे हमारी बिजनेस वर्ल्ड जो है आजकल हो गई है। जितना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होगा उतनी ही ज़्यादा अर्निंग होगी। नो वन पेज अटेंशन टू द पुअर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन। और जो पुराने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं और जो बहुत कुशल कारीगर हैं, उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है और ना ही कोई वैल्यू करता है उनकी कारीगरी की या फिर उनके क्वालिटी प्रोडक्ट्स की। दे हैव टू सफ़र। और इसकी वजह से ये जो कुशल कारीगर हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, ये क्या हो रहे हैं? दे आर सफरिंग दो दे डोंट डिज़र्व दैट, जो कि ये बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं, बल्कि ये तारीफ डिज़र्व करते हैं, बल्कि ये मोर अर्निंग डिज़र्व करते हैं। पर इन कुशल कारीगरों को, इन क्राफ्ट्समैन को, मिस्टर जेस्लर जैसे क्राफ्ट्समैन को ये चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। द मेन थीम इज कमिटमेंट, कमिटमेंट टू वंस वर्क। एक और थीम है इस स्टोरी में और वो क्या है? कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट जो मिस्टर जेस्लर को था उनके वर्क से, ठीक है, उनका वर्क जो था वो उनका पैशन था। एवरी वर्कर इज एन आर्टिस्ट इफ ही लव्स हिज वर्क। हर एक वर्कर जो है वो क्या है? आर्टिस्ट है, अगर वो अपने काम से प्यार करता है तो, ठीक है, एंड इज इमर्स्ड इन इट। मिस्टर जेस्लर ब्रदर्स कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर वर्क इज रियली टचिंग। और मिस्टर जेस्लर का और उनके भाई का जो उनके काम के प्रति ईमानदारी थी, कमिटमेंट थी, ये बहुत ही हार्ट टचिंग है। फॉर देम द स्ट्रगल, द हार्डशिप आर नथिंग एज लॉन्ग एज दे कीप डूइंग देयर वर्क। मगर उन्हें जो उनकी स्ट्रगल थी, हार्डशिप थी, उनके काम के आगे वो बहुत ही छोटी सी नज़र आती थी। और ये भी एक थीम है इस स्टोरी की। नाउ लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द लेसन। वर्ड मीनिंग्स में है सबसे पहले एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है कि अटमोस्ट, ठीक है, यानी कि बहुत ही ऐसा कंडीशन जिसके आगे कुछ भी और हम बोल नहीं सकते हैं। यूथ, यूथ इज जवान, जुवेनाइल, टीनेजर। बूट्स, बूट्स का मतलब होता है शूज। फैशनेबल, इट मीन्स स्टाइलिश। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि रेप्यूटेशन, पहचान, किसी भी चीज़ की रेप्यूटेशन या फिर पहचान। शाई, शाई का मतलब होता है शर्मीला। यूथफुल, जवान, यंग। नाउ इट्स ऑफुली। ऑफुली मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इन अ नेगेटिव सेंस। ऑफुली मतलब वेरी बैड, बहुत ज़्यादा बैड। ओके, बैड, दाढ़ी। लास्टेड, अगर कोई चीज़ बहुत दिन तक रहती है, जैसे कि मिस्टर जेस्लर के बनाए हुए शूज़, वो क्या थे? बहुत दिन चलते थे। लास्टेड, लॉन्ग। टेरिबली, टेरिबली यानी बहुत ही बेकार, भयानकता से। एसेंस, एसेंस का मतलब क्या होता है? सार, यानी निचोड़, किसी भी चीज़ का क्या? निचोड़। स्टिच, स्टिच मीन्स टू सीव। गटरल, गटरल मतलब कि कंठस्थ, मतलब बहुत ही कड़ी सी जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं क्रीक। क्रीक मतलब जो जूते में से कभी जब जूते खराब होते हैं तो उसमें से चपड़ चपड़ की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं क्रीक। पेनिट्रेट, पेनिट्रेट मतलब किसी भी चीज़ में घुस जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेट करना। इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है कि निम्न कोटि का, ठीक है, निम्न कोटि यानी कि अच्छी क्वालिटी का नहीं, ठीक है, नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। उसके बाद बिटरली, बिटरली का मतलब होता है कटु भावनाएं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग को बोलते हैं बिटरली। हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है एफ्लिक्शन, इसका मतलब है कि बहुत ही कठोर समय जो होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्डशिप्स।
जो समय, कठोर समय से जो गुजरना पड़ता है उसको बोलते हैं हार्डशिप्स। फिर सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है कि कंडीशंस, उस समय की सिचुएशन। ओके, वॉर्न, वॉर्न मतलब घिसा हुआ, फटा हुआ। गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ देना। स्प्लेंडिडली मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, सो दीज आर few of the word meanings, and we will discuss the question answers of the book, but before discussing the question answers of the book, we will discuss the some short questions, okay, some short questions from inside the book. तो सबसे पहला है कि how was Mr. Gessler's language? Mr. Gessler की लैंग्वेज कैसी थी? Mr. Gessler spoke English with an influence of his mother tongue. Mr. Gessler जो थे वो जर्मन थे और उनकी इंग्लिश में जर्मन लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल साफ झलकती थी, ठीक है ना। विच प्रूव दैट इट वॉजंट एन इंग्लिश मैन, जो प्रूव करता था कि वो क्या है, वो इंग्लिश मैन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्ड इन लंडन इन हिज शो शॉप, और लंदन में कौन रह रहा था, उस फैशनेबल शॉप में कौन रहता था? तो मिस्टर जेस्लर लिव्ड इन लंडन इन हिज शू शॉप, ठीक है, दिस इज शू शॉप। ओके, तो उस फैशनेबल से शू शॉप में कौन रहता था लंदन में? मिस्टर जेस्लर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज रिटन ऑन द साइन बोर्ड एट द शॉप। जो साइन बोर्ड लगा था मिस्टर जेस्लर के शॉप में, उसमें क्या लिखा हुआ था? तो उसमें क्या लिखा हुआ था? द शॉप डिडंट, दिस इज डिडंट, D-I-D-N-T, डिडंट हैड एनी अदर साइंस एक्सेप्ट जेस्लर ब्रदर्स रिटन ऑन इट। उसके शॉप में सिर्फ यही लिखा हुआ था, कोई दूसरा साइन नहीं था, सिर्फ जेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मिस्टर जेस्लर्स गेस रिगार्डिंग द डिस्कम्फर्ट इन शूज। तो मिस्टर जेस्लर का क्या गेस था रिगार्डिंग द डिस्कम्फर्ट? तो मिस्टर गेस्लर जो है वो बिल्कुल समझ जाते थे कि वो शूज़ जो है वो कंफर्टेबल है, जो किसी ने पहना है वो कंफर्टेबल है कि नहीं, और उन्होंने ऑथर के शूज़ को भी प्रेस करके बता दिया था कि हाँ इस जगह में आपको पहनने में दिक्कत हो रही है। तो मिस्टर गेस्लर प्रेस्ड विथ हिज फिंगर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड ही कुड मेक इट आउट दैट द लेफ्ट बूट वॉजंट गिविंग कम्फर्ट टू द ऑथर। तो उन्होंने ऐसे पॉइंट करके बता दिया, लेफ्ट शूज़ को उंगली से पॉइंट करके बता दिया कि वो शूज़ जो हैं वो ऑथर को के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल है, और वो किस जगह पे अनकंफर्टेबल है ये भी उन्होंने बता दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वर द शूज ऑफ डिस्टिंक्ट, शूज डिस्टिंक्ट। तो शूज जो थे वो डिस्टिंक्ट कैसे थे, अलग कैसे थे? तो मिस्टर जेस्लर मेड बूट्स फ्रॉम द फाइनेस्ट क्वालिटी लेदर एंड क्राफ्टमैनशिप। तो मिस्टर जेस्लर जो है उनके शूज़ बहुत ही फाइन क्वालिटी के बने होते थे और बहुत ही फाइन लेदर यूज़ होता था क्राफ्टमैनशिप का, तो इसीलिए उनके शूज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते थे, ठीक है, डिस्टिंक्ट होते थे। Why did Mr. Gessler fail to recognize author? मिस्टर जेस्लर जो है ऑथर को उन्होंने कैसे नहीं पहचाना? द नैरेटर डिड नॉट कम टू मिस्टर गेस्लर शॉप, बहुत दिन तक नैरेटर जो है वो मिस्टर जेस्लर के शॉप में नहीं आए थे। एंड जेस्लर फेल टू रिकग्नाइज द ऑथर ड्यूरिंग हिज फाइनल डेज, और जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे तो उनकी याददाश्त जो थी वो भी कुछ कम हो गई थी, ठीक है ना, इसकी वजह से वो बहुत बूढ़े हो गए थे, इसी वजह से वो मिस्टर जेस्लर जो है वो उसको नहीं पहचान पाए थे। रिकग्नाइज द ऑथर ड्यूरिंग हिज फाइनल डेज विच प्रूव्स दैट ही हैज रियली ग्रोन ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डिड द नैरेटर एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड फॉर द शू मेकर। तो ऑथर जो है वो अपना ग्रेटिट्यूड कैसे शो करता है, अपनी जो भी उसका आभार होता है वो कैसे शो करता है इसको? तो है कि द ऑथर वेंट टू द शॉप टू थैंक मिस्टर जेस्लर फॉर मेकिंग द ग्रेट बूट्स। ऑथर जो है वो शॉप में जाता है और वो बताने के लिए कि आपके शूज़ जो है वो बहुत ही अच्छे हैं,
एवरी टाइम ही गेव ऑर्डर्स टू हेल्प देम फाइनेंशियली, और वो जब भी जाता था तो वो कुछ ना कुछ शूज़ जो है वो ऑर्डर करता था ताकि वो फाइनेंशियली मिस्टर जेस्लर को क्या कर सके, हेल्प कर सके। वाई वॉज ऑथर विजिट द शॉप, तो ऑथर जो है वो शॉप को क्यों विजिट करता है, हमेशा क्यों शॉप जो में विजिट करता रहता है। द ऑथर प्रेफर्ड बूट्स मेड बाय मिस्टर जेस्लर बिकॉज मिस्टर जेस्लर्स बूट वेर ड्यूरेबल, तो ऑथर जो है वो शॉप में इसलिए विजिट करता था क्योंकि उसे मिस्टर जेस्लर के शू की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद थी। दे वेर मेड फ्रॉम बेस्ट लेदर, और वो बहुत ही ड्यूरेबल होती थी और वो बेस्ट लेदर यूज़ करते थे उसको बनाने के लिए, एंड फिटेड परफेक्टली वेल, और बहुत ही अच्छे से वो फिट हो जाती थी किसी को भी, इसलिए उन्हें बहुत पसंद थी। द ऑथर वॉज वेरी अटैच टू मिस्टर जेस्लर, और ऑथर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अटैच था मिस्टर जेस्लर से, इसीलिए वो उनकी शॉप में हमेशा जाया करता था। The narrator was awestruck at the craft and skill. Describe his appreciation for him. तो जो नैरेटर था उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी उनकी क्वालिटी ऑफ शूज़, वो कैसे बताते हैं उसको, मिस्टर जेस्लर मेक्स बूट्स ओनली ऑन ऑर्डर्स, ठीक है, तो मिस्टर जेस्लर जो हैं वो सिर्फ ऑर्डर्स पे बूट बनाते थे। हिज बूट्स वेर परफेक्ट इन साइज, और वो बिल्कुल परफेक्ट होते थे साइज में। दे लास्टेड लॉन्ग एंड वेर मेड फ्रॉम द बेस्ट लेदर्स, और वो बहुत दिनों तक चलते थे और वो बहुत ही अच्छे लेदर से बने हुए होते थे। लास्ट क्वेश्चन है, द पैशन ऑफ मिस्टर जेस्लर वॉजंट फ्रूटफुल, उनका जो पैशन था उसने बहुत अच्छा फ्रूट नहीं दिया, फल नहीं दिया, कैसे। ऑथर हैज़ मिस्टेकन मिस्टर जेस्लर फॉर हिज एल्डर ब्रदर बिकॉज ही लुक्ड टू ओल्ड, तो ऑथर जो है उसने सोचा कि मतलब ऑथर जो है वो जब शॉप में जाता है तो वो देखता है कि मिस्टर जेस्लर जो है वो बिल्कुल अपने बड़े भाई के जैसे बूढ़े हो गए हैं, ठीक है ना, और उनके जो हेयर्स हैं वो भी पूरे थिन हो गए हैं, और उनका जो लेफ्ट पोर्शन है हेड का वो भी पूरा थिन हो गया उसमें के हेयर्स, और तब इसीलिए ऐसा लगता है कि जो भी पैशन था मिस्टर जेस्लर का, अगर वो वैसा नहीं होता तो वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में होते, वो इतने बूढ़े नहीं हुए रहते, और इसीलिए वो लगता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पैशन जो था मिस्टर जेस्लर का वो बहुत ही फ्रूटफुल नहीं था। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ द वर्किंग विथ टेक्स्ट। वर्किंग विथ टेक्स्ट के क्वेश्चंस को हम करेंगे अब, ओके। जो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, दीज आर इन बिहाइंड आफ्टर द लेसन्स इन द एनसीईआरटी बुक्स। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर जेस्लर एज अ बूट मेकर, ऑथर मिस्टर जेस्लर के बारे में क्या सोचता था। तो ऑथर का क्या ओपिनियन है, द ऑथर वाज वेरी इम्प्रेस्ड विथ मिस्टर जेस्लर, ऑथर जो है वो बहुत ही इम्प्रेस्ड था मिस्टर जेस्लर से। ही लाइक्ड बूट्स मेड ओनली ऑन ऑर्डर्स एंड दोज बूट्स परफेक्टली फिटेड द कस्टमर्स, वो बूट्स बहुत पसंद करता था, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर्स पे बनती थी और जो भी बूट्स बनती थी वो कस्टमर्स को एकदम से फिट होती थी। देयर बूट्स हैड द बेस्ट मटेरियल्स एंड लास्टेड लॉन्ग, और उसमें सबसे अच्छे मटेरियल, सबसे अच्छे लेदर जो हैं वो यूज़ होते थे और वो बहुत दिन तक चलते थे। ही फाउंड द वर्क मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, और उसको एक्सक्यूज मी, ऑथर को उनका काम जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस लगता था और बहुत ही वंडरफुल लगता था, रहस्यमयी लगता था, उनको लगता था कि वैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो फ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाता था शॉप में, क्यों। द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज बूट्स मेड बाय गेस्लर ब्रदर्स लास्टेड टू लॉन्ग, क्योंकि जो बूट्स गेस्लर ब्रदर्स बनाते थे वो बहुत बहुत दिनों तक चलते थे, इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी दुकान में जाना नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स, जब एक सर्टेन पेयर के बूट्स के बारे में जब उन्होंने बताया कि आपकी कुछ बूट्स जो हैं वो क्रीक करी, आपकी एक बूट जो है वो उसमें से क्रीक की साउंड आ रही है, तो उस समय में मिस्टर जेस्लर जो थे, एट फर्स्ट, दिस इज जी,
मिस्टर जेस्लर एट फर्स्ट फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल, तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ. ही आर्ग्यूड दैट द ऑथर माइट हैव गॉट देम वेट, और फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है ऑथर ने उसे भिगा दिया होगा. ही वॉज शॉक्ड, उसके बाद उन्हें बहुत शौक लगा कि मेरी बनाए हुए जूते खराब कैसे निकल सकते हैं. एंड ही टोल्ड दैट ऑथर दैट ही विल आइदर रिपेयर देम, और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि ठीक है आप उन्हें लेते आना, आई विल आइदर रिपेयर देम और एडजस्ट द मनी इन हिज बिल्स, या फिर जो भी मनी है उस जूते की वो मैं वापस कर दूंगा. ये उनकी सिंप्लिसिटी थी, ये वो अपने वर्क को लेके कि अगर मेरे काम अच्छा नहीं है तो हम पैसे नहीं लेंगे, ये चीज़ थी उनके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मिस्टर जेस्लर्स कंप्लेन अगेंस्ट बिग फार्म्स. बिग फार्म्स को लेकर के मिस्टर जेस्लर के क्या कंप्लेन्स थे. मिस्टर जेस्लर कंप्लेन दैट द बिग फर्म्स डिडंट वैल्यू द मनी. तो मिस्टर जेस्लर कहते हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो वैल्यू द मनी ऑफ द कस्टमर, बस कस्टमर्स के पैसे की वैल्यू को नहीं समझती हैं. दे वेर कैप्चरिंग द मार्केट्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड नॉट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क. और उन्होंने पूरे मार्केट पे कब्जा करके रखा है, कैप्चर करके रखा है अपने काम से नहीं बल्कि एडवर्टाइजमेंट से. ही वॉज मोस्टली आउट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ दोज फर्म्स, और उसे काम नहीं मिलता था उन फर्म्स की वजह से, क्योंकि वो अपने काम को बहुत ही परफेक्टली और बहुत टाइम लेकर करता था इस वजह से. एंड डे बाय डे द वॉल्यूम वाज गेटिंग रिड्यूस्ड, और उसके कस्टमर्स जो थे वो दिन पर दिन क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ऑथर ऑर्डर्ड सो मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड देम. ऑथर ने इतने सारे बूट्स के पेयर्स क्यों ऑर्डर किए, क्या वो सचमुच उसे उतने जूतों की जरूरत थी. द ऑथर फेल्ट बैड फॉर मिस्टर जेस्लर हु वाज रियली टैलेंटेड एंड मेड ग्रेट बूट्स. तो ऑथर को बहुत बुरा लगता है मिस्टर जेस्लर के लिए जो काफ़ी टैलेंटेड थे और बहुत अच्छे जूते बनाते थे. ही ऑर्डर्ड सो मेनी पेयर्स, तो इसीलिए उसने बहुत सारे पेयर्स जो है वो ऑर्डर किए ताकि वो उनको फाइनेंशियली हेल्प कर पाए टू हेल्प द बूट मेकर. नो ही रियली डिडंट नीड देम, और उसे उन जूतों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी. ओके, नाउ कम टू द वर्किंग विथ लैंग्वेज. तो वर्किंग विथ लैंग्वेज में हम सबसे पहले देखते हैं स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स. पहले हम कुछ फ्रेजेस, ये फ्रेजेस क्या है, लुक के फ्रेजेस हैं. हम फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं ना, कोई भी एक वर्ब से जैसे अगर उनके साथ एक वर्ड एक प्रीपोजिशन लगा दो तो उसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है. जैसे लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन अगर हम बोले लुक आफ्टर तो वो क्या होता है, उसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ. ओके, अगर हम बोलते हैं लुक का मतलब देखना, लेकिन लुक डाउन ऑन तो इसका मतलब होता है कि डिसअप्रूव. अगर हम किसी चीज से असहमत हैं तो हम बोलते हैं कि लुक डाउन ऑन. उसके बाद लुक इन, तो लुक इन का मतलब क्या होता है, मेक अ शॉर्ट विजिट. अगर हम कहीं पे बहुत कम समय के लिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लुक इन. लुक इनटू, लुक इनटू यानी अगर हम किसी चीज की तहकीकात कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं लुक इनटू. लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, सावधान. लुक अप, लुक अप का मतलब होता है कि इम्प्रूव करना, सुधार करना. और लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब होता है किसी भी चीज को एडमायर करना, उसकी प्रशंसा करना. ठीक है, अब हम इससे कुछ सेंटेंसेस देखेंगे. तो ये सेंटेंसेस हैं जिसमें कि हम वो सारे वर्ड्स को क्या करेंगे, फिल करेंगे. ओके, तो यहाँ पे ये किया हुआ है, हम इसको देख सकते हैं. इन दिस सेंटेंस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ वीट द वेदर इज लुकिंग अप एट लास्ट. ठीक है, तो यहाँ पे लुकिंग अप होगा. वी हैव नो राइट्स टू लुक डाउन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स. तो हमें उन लोगों को लुक डाउन नहीं करना चाहिए, इंफीरियर नहीं समझना चाहिए जो छोटे जॉब करते हैं. नितिन ऑलवेज लुक्ड अप हिज अंकल हु इज अ सेल्फ मेड मैन. ओके, तो वो हमेशा अपने अंकल को एडमायर करता था जो कि एक सेल्फ मेड मैन थे. द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, यानी कि दे आर इन्वेस्टिगेटिंग अ मैटर थॉरोली. If you want to
गो आउट, आई विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन, यानी टेक केयर, ठीक है, देखभाल करना। आई प्रॉमिस टू लुक इन टू योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ, तो अगर मैं लखनऊ जाता हूँ तो ज़रूर तुम्हारे भाई से मिलूँगा, थोड़े मतलब कि या जाऊँगा उसके पास। लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड, यहाँ पे क्या है, बी केयरफुल व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। सो दीज आर द डिफरेंट सेंटेंसेस। फ्रेजल वर्ब लुक को जो है उनको हमने अलग अलग सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग उन्हें हमने रखा है। नाउ सी, ये कुछ वर्ड्स हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन द साउंड एस एच, श का साउंड है सब में, जैसे कि शाइन, शाइन में जैसे श का साउंड है वैसे ही ये सारे वर्ड्स में श का साउंड है। तो किसी में श का साउंड मिडिल में है, किसी में श का साउंड बीच में है और किसी में शुरू में है। तो हम देखते हैं कि किस में जो है वो इनिशियल साउंड है श का, किस में मीडियल साउंड है और किस में फाइनल साउंड है, ठीक है। तो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, अब हम इनको अरेंज करके लिखे हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो शीप, श्रीक, शोर, श्योर, शू और मुस्टैच, इसमें इनिशियल साउंड जो है वो श का है। यहाँ फैशन, एंशियस, पोर्शन, एशेज, नेचर, यहाँ पे श का साउंड जो है वो कहाँ आ रहा है, इन बिटवीन, बीच में आ रहा है। फिर उसके बाद फाइनल, ट्रैश, लास्ट में आ रहा है श का साउंड। मार्श, फिश, पॉलिश, पुशिंग, इन सब में क्या है, श का साउंड जो है वो कहाँ पे है, लास्ट में है। सेम चीज यहाँ पे इनिशियल है और ये फाइनल है। चूज, चाइल्ड, चीज, चेयर, चार्मिंग, सी एच का साउंड है। और यहाँ पे बेंच, मार्च, पीच, रेच, रिसर्च, ये फाइनल है। यहाँ पे सी एच का, च का साउंड जो है वो फाइनल है। तो कह रहे हैं कि अंडरलाइन द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग द साउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जो च का साउंड है उसको हमको कौन से लेटर से वो च का साउंड आ रहा है उसे हमें अंडरलाइन करना है। तो फीचर में टी यू से च का साउंड आता है। आर्चरी, सी एच। पिक्चर, पिक्चर। रीचिंग, रीचिंग। नेचर, मैचेस, riches, batch, church. Okay, so you see कहीं कहीं पे सी एच से च का साउंड आ रहा है और कहीं कहीं पे टी यू से भी श का साउंड च का साउंड जो है वो आ रहा है। ओके, तो with this we complete the lesson working with the text and working with the language, and this is all for today, and I hope you enjoyed the class. We will meet again in our next class. तब तक के लिए bye bye, take care and be good.